हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। काफी कुछ है पढ़ने के लिए, काफी कुछ है सीखने के लिए। चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करो, डेमो क्लासेस देखो। रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में। 21,999 रुपए का ये कोर्स है। क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी क्लैट पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। 7 बुक्स एट योर डोर स्टेप, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट है, पर्सनल मेंटरशिप है, और क्या चाहिए। अगर 2025 की तैयारी कर रहे हो तो हमारा विजेता बैच है। सारे फीचर्स हैं। 2 साल की फीस 32,999 है। सिर्फ मॉक्स एंड बुक्स चाहते हो तो 3,499 रुपीज में आपको हमारा मैजिक बॉक्स मिल जाएगा। सिर्फ मॉक चाहते हो तो वो भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं, क्लैट पीजी, एनएल सेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। आप इनमें भी चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से इनके बारे में चेक कर लेना। देखो अभी एक बहुत ही लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है रिगार्डिंग एनसीईआरटी। तो हर चीज ये तो नहीं कहूंगा मैं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो जाती है, बट हाँ ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। ऐसे कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही बाहर है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि भाई क्यों सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, फिर क्या है मामला, अगर एग्जाम में आए तो आप कर सकें। ठीक है, चलिए तो देखो थोड़ा सा पहले समझते हैं कि अभी हुआ क्या है। देखो हमारे में हम सभी ने, या फिर आप तो अभी हैं ही हैं 11th 12th में, 10th के बच्चे होंगे यहाँ पे, कुछ पास आउट हुए होंगे। मैं अपनी बता रहा हूँ, हम सभी ने कभी ना कभी एनसीईआरटीज पढ़ी है। सिर्फ कॉलेज वाले एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, उसके अलावा भी आपको देखने को मिलता है कि जो स्कूल के अलावा जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो लोग भी एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या, रिसेंटली ना एनसीईआरटी ने कुछ चीजें अपने सिलेबस में से हटा दी। जैसे कि गांधी जी जो है ना, वो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात करते थे, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में जो कुछ लोग नाखुश रहते थे, तो उस सारी रिलेटेड चीजों को हटा दिया गया है। आरएसएस का बैन हुआ था गांधी जी के असैसिनेशन के बाद, तो वो वाला पार्ट हटा दिया गया है। मुगल्स के ऊपर कुछ चैप्टर्स जो थे वो हटा दिए गए, सारे नहीं, कुछ हटा दिए गए। 2002 के जो दंगे हुए थे, गुजरात रियॉट्स हुआ था, उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें जो हैं हटा दी हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टेक्स्ट बुक में से हटाया गया है, ये आपके यूजीसी ड्राफ्ट में से भी हटा दिया गया है। और इसी की वजह से काफी सारे लोग इसको अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। एनसीईआरटी की माने तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया है कि स्टूडेंट्स के ऊपर से बर्डन को कम किया जा सके, लेकिन वहीं अगर आप ये चीज सुन रहे हैं बाकी लोगों की, तो वो कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स के ऊपर से बर्डन हटा रहे हो तो आप कुछ और चैप्टर्स हटाओ। एनसीईआरटी ये कह रही थी कि ये जो चैप्टर्स हैं ये रिपीट होते रहते हैं, मुगल्स की बहुत सारी चीजें आप हर क्लास में पढ़ते हो, या इस तरीके की बातें कह रहे थे। लेकिन आपका जो एनसीईआरटी है उनका ये कहना था कि भाई हमने जो है ये रिपीटेशन की वजह से हटाया। लेकिन फिर जो आपके जानकार लोग थे वो ये कह रहे थे कि आप हड़प्पा सिविलाइजेशन हटाओ। अगर आप लोगों ने भी हिस्ट्री की किताबें उठाई होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है कितनी बार हम लोग रिपीट करते हैं अलग अलग में। तो ये सारी कंट्रोवर्सी है एंड आई थिंक आपको अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखो अभी हुआ क्या है, इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है और काफी सारी पॉलिटिकल पार्टी से नेशनल पार्टी का दर्जा हटा लिया है। अब ना ये पॉलिटी का बिल्कुल क्लियर कट एक टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं क्लैट में। भाई नेशनल पार्टी कब कोई पार्टी बनती है, कैसे किसी पार्टी को नेशनल पार्टी दिया जाता है, और ये वाली चीज है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना आम आदमी पार्टी को एज ए नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है। साथ ही साथ ऑल इंडिया, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी एंड सीपीआई, इनका नेशनल पार्टी का दर्जा हटा कर दिया है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी दिया जाता है। और देखो तुम लोग ना थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करो, रेगुलर रहो। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप क्लैट के बच्चे हो, आप ये सोचो कि भाई हम अचानक से थोड़ा बहुत कर लेंगे, जिस दिन मूड आया, और जिस दिन मूड नहीं आया उस दिन नहीं करेंगे, और कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो भाई फेल हो जाओगे। कछुए खरगोश की जो रेस हुई थी उसमें तब भी कछुआ जीता था और आज भी कछुआ ही जीतेगा, इसीलिए कंसिस्टेंट रहो। अब समझते हैं थोड़ा सा कि नेशनल पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कब दिया जाता है दर्जा। ठीक है, लेट मी ऑन द पेन। देखो मे बी आप लोगों को यहाँ पे लिखने में दिखने में छोटा लग रहा होगा, पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप उससे क्लियर कट समझ लेना। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है, फिर हम समझते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है, क्या क्या क्राइटेरिया है।
तो सबसे पहला देखो इलेक्शन जो कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग कब कोई पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी, ये डिपेंड करेगा जो कि इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इलेक्शन सिंबल अगर आपको यहां पे नहीं दिख रहा है तो आप नोट कर लेना सीधे, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, जो कि काफी बार समय टू समय अमेंड किया जाता था। इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट एज ए स्टेट पार्टी। अब यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्राइटेरिया। सबसे पहली चीज, जो भी कोई पार्टी रिकॉग्नाइज है क्या एज ए स्टेट पार्टी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट के अंदर, उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। पहला क्राइटेरिया क्या है, चलो देख लेते हैं, आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते चलिएगा। पहला क्राइटेरिया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 या 4 से ज्यादा, एक सेकेंड यार, हाँ 4 या 4+ स्टेट के अंदर स्टेट पार्टी हो। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट के अंदर स्टेट पार्टी हो। आम आदमी पार्टी ने ना यही वाला क्राइटेरिया अभी फुलफिल किया है, ये ध्यान रखना। क्या किया है, यही वाला क्राइटेरिया फुलफिल किया है। वो 4 या 4 से ज्यादा स्टेट के अंदर स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, चलो ये तो एक था। दूसरा क्या है, अगर उसके कैंडिडेट ने, बहुत ध्यान से सुनना, पहले मैं पढ़ देता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। Its candidate polled at least 6% of total valid votes in any 4 or more states in the last Lok Sabha or Assembly election and has at least 4 MPs in the last Lok Sabha polls। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है। अगर उनके कैंडिडेट ने 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, जितने भी वोट्स रहे हों, जैसे मान लो एग्जाम्पल 100 वोट्स थे तो उसका 6% 6 वैलिड वोट हुए, किसी भी 4 स्टेट में या 4 से ज्यादा स्टेट्स में पाए हों लास्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के अंदर, और एटलीस्ट उनके 4 एमपीज लास्ट लोकसभा पोल्स में रहे हों, तो भी वो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। एक और है, इट हैज वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट। तीसरा पॉइंट भी समझ में आया कि भाई उन्होंने एटलीस्ट 2% टोटल सीट्स लोकसभा इलेक्शन में जीती हो एंड नॉट लेस देन 3 स्टेट। ऐसा नहीं है जैसे, फिर हाइपोथेटिकल समझ लो, 100 सीट्स हैं टोटल, ठीक है, उसका 2% हुआ 2 सीट। ठीक है, 2 सीट जीती हो पर किसी एक स्टेट से जीती हो तो नहीं होगा, 2 स्टेट से जीती हो नहीं होगा। यहां पे कहा गया है लेस देन 3 स्टेट से नहीं होगा, 3 या 3 से ज्यादा स्टेट में अगर आपने वो 2 सीट जीती होती तो आप जो है नेशनल पार्टी बन जाते। ये हाइपोथेटिकल 100 का एग्जांपल में ले रहा था जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे 3 क्राइटेरिया समझे नेशनल पार्टी होने के। अब स्टेट पार्टी होने के क्या है, एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन एंड हैव एटलीस्ट 2 MLAs। जैसे मान लो 100 वोट थे एक स्टेट के अंदर, यूपी का स्टेट था, 100 वोट थे, उसमें से 6 सीट्स आपके पास होगी, तो भैया आपका जो है बंदा जो है जो आपकी पार्टी है वो स्टेट पार्टी कहलाएगी, एंड 2 MLA भी होने चाहिए। ठीक है, हैव अ 6% वोट शेयर इन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम लास्ट स्टेट फ्रॉम दैट स्टेट एंड एट लीस्ट 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट। चलो आपका जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन था उसमें कुछ नहीं हुआ, तो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ ना उसमें आपके पास 6% वोट आने चाहिए, या फिर आपके कितने MP होने चाहिए, 1 MP होना चाहिए। ठीक है, वोट शेयर का मतलब समझ रहे हो, वोट शेयर का मतलब अगर 100 वोट डल रहे हैं तो 6 वोट, इस तरीके से ऊपर भी था, सेकंड क्राइटेरिया भी यही था। तीसरा क्राइटेरिया है एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज मोर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन। जैसे मान लो 100 सीट्स हैं तो उसका 3% कितना हुआ, 3 सीट, तो या तो आपके पास वो हो या फिर 3 ही सीट हो। अब ये तो मैंने 100 का एग्जाम्पल लिया इसलिए 3% आ रहा है, कहीं पे 500 होती है, कुछ इस तरीके से होती है। तो आपके पास 3% टोटल नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए या फिर 3 सीट्स होनी चाहिए मिनिमम लास्ट असेंबली इलेक्शन के अंदर, आप स्टेट पार्टी कहलाओगे। एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर्स और एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू द स्टेट इन द लोकसभा, तो ये भी चौथा क्राइटेरिया है। एंड पांचवा, हैव एटलीस्ट 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट। मतलब अगर 100 सीट्स थी उत्तर प्रदेश में से, तो उसमें से अगर 8 सीट्स फिर सीट्स मैं बोल रहा हूं, जैसे कि 100 वोट्स थे उसमें से 8 वोट अगर
उस पार्टी को मिले हैं तो भी वो स्टेट पार्टी कहलाएगी। एटलीस्ट 8% है लोकसभा इलेक्शन के अंदर। यहाँ पे जो आपका स्टेट असेंबली का इलेक्शन है उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। मैं ना इसको एक बार जूम कर देता हूं जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, जस्ट इन केस आपको नजर नहीं आ रहा हो। तो पहले तो देखो ये वाला है, ठीक है। तो आप नेशनल पार्टीज इन इंडिया का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो जूम नहीं हो सकता ये। फिर आप जो है स्टेट पार्टी का जो क्राइटेरिया है उसका ले लो, ठीक है। तो अब आपका दोनों तरफ का काम हो गया होगा। ये मैंने जूम आपके लिए करवा दिया था, आप इसको यहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये वाली चीज आई थिंक आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अभी क्या हुआ ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब बात ये करते हैं कि भाई अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है या स्टेट पार्टी बन जाती है तो क्यों बनना चाहती है और इसका क्या बेनिफिट है। तो देखो सबसे पहला कि दे कैन अवेल फॉलोइंग बेनिफिट्स अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। पहला, एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट ऑफ इट रिजर्व्ड सिंबल टू द कैंडिडेट्स थ्रू आउट इंडिया। मतलब भाई अगर आप स्टेट पार्टी हो और अगर आप नेशनल पार्टी हो तो आपका सिंबल कोई नहीं ले सकता। जैसे कि हम एज इन कोचिंग इंडस्ट्री हमने क्लैट पॉइंट का लोगो को ट्रेडमार्क कराया हुआ है, क्यों कि कोई और क्लैट पॉइंट का लोगो यूज ना कर सके। तो ये इनके लिए भी ये हो जाता है। अगर भाई आपने नेशनल पार्टी का दर्जा है आपको, ठीक है, फॉर द नेशनल पार्टी इन द स्टेट इन विच इट्स सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर द स्टेट पार्टी, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट ऑफ इट रिजर्व सिंबल टू द कैंडिडेट्स थ्रू आउट इंडिया फॉर द नेशनल पार्टी इन द स्टेट in which it is so recognized for the state party। समझ में आई बात। तो पहला तो ये कि आपका सिंबल जो है ना वो सिक्योर्ड हो जाएगा। दूसरा है दे गेट ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट फैसिलिटीज ओवर आकाशवाणी दूरदर्शन ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन। देखो इन सब पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बेनिफिट इसमें से कौन से नहीं है, कौन से हैं, एमसीक्यू में डाल देंगे फंस जाओगे। फिर है ए रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 40 स्टार कैंपेनर्स। जैसे कैंपेनर्स होते हैं ना, तो 40 स्टार कैंपेनर्स आप कर सकते हो अगर आप नेशनल और स्टेट पार्टी हो। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 20 आपके स्टार कैंपेनर हो सकते हैं। स्टार कैंपेनर अपने आप में एक अलग टॉपिक है कि उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं या वो किस तरीके से स्पीचेस कर सकता है, रैलीज कर सकता है। बेसिकली आप रैलीज से इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो जो आज का आर्टिकल है वो है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड। इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड क्यों है? देखो भारत में और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। कुछ दिन कल या परसों हिंदू में भी एडिटोरियल निकला था कि भाई कैसे जम्मू एंड कश्मीर को उन्हीं की रिवर्स का इंजॉयमेंट नहीं लेने दिया जा रहा है ड्यू टू पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस। या फिर अभी पाकिस्तान का एक रिप्लाई आया है उसको चलते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, सब में आज आर्टिकल निकला हुआ है। तो ये क्या है डिस्प्यूट, पहले वो समझेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है ये समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, नोट्स बना लेना, ठीक है। चलिए देखो सबसे पहले ना इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। देयर आर, इसको दो तरीके से समझते हैं। एक होती है वेस्टर्न रिवर जो कि है चेनाब, झेलम, इंडस, और एक है आपकी ईस्टर्न रिवर जो कि है सतलज, बीस, रावी। इसको मार्क करते हैं, ये देखो सतलज, बीस, रावी, और ये है इंडस, झेलम और चेनाब, ठीक है। ये वेस्टर्न रिवर्स है, ये ईस्टर्न रिवर्स है। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो की हुई थी सितंबर 1960 में। कब हुई थी? सितंबर 1960 में हुई थी। इसके अकॉर्डिंग ये एग्रीमेंट तीन लोगों के बीच में हुआ था, इंडिया, पाकिस्तान और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये ध्यान रखना, मतलब हुआ बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के बीच में था, लेकिन नेगोशिएशन इसमें वर्ल्ड बैंक ने कराए थे और 8-10 साल चला था नेगोशिएशन। इसमें यह था कि ईस्टर्न रिवर जो है सतलज, बीस, रावी, इसका एक्सक्लूसिव राइट यूज करने का इंडिया के पास है, मतलब सिर्फ इंडिया इस रिवर के वाटर्स को यूज कर सकता है। वहीं इंडस, झेलम, चेनाब के जो रिवर हैं इसका वाटर यूज करने का एक्सक्लूसिव राइट नहीं बोलेंगे, बट हाँ सबसे मतलब ज्यादा राइट पाकिस्तान के पास है, कुछ राइट जो है वो इंडिया के पास है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो जो पाकिस्तान है ना वो लो रिप्रियन स्टेट है। लो रिप्रियन का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे अगर आप जाओगे, जैसे नदी आ रही है तो वो इंडिया से बहाव करते हुए पाकिस्तान में जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में उसको यूज किया जाएगा। इसीलिए इंडिया को यहाँ पे एडवांटेज मिला हुआ है कि भाई आप
वेस्टर्न रिवर्स जो हैं झेनाब, झेलम, इंडस, इसका कुछ कुछ पर्पस जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड और भी इसमें एक्सेप्शंस हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन ईस्टर्न रिवर्स में पाकिस्तान को ये एक्सेप्शन नहीं मिला हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। देखो प्रॉब्लम यहां आ रही है कि 2022 के मिड की बात है, 180th मीटिंग हुई थी परमानेंट इंडस कमीशन की। परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो मिलते रहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, पॉइंट्स को चेक करने के लिए, सारी चीजों को करने के लिए। उसमें ना पाकिस्तान ने काफी सारे ऑब्जेक्शन उठाए थे, सिर्फ उसमें नहीं उठाए थे, उससे पहले भी उठा रहा था। जैसे कि देखो जो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रही है भारत, 330 मेगावाट जिसकी कैपेसिटी है। रैटेल का बना रही है 850 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि झेलम एंड छेनाब में लोकेटेड हैं। अब जैसे कि वापस इस पे आ जाओ, झेलम और छेनाब, जैसे कि हमने देखा इसका ज्यादा राइट पाकिस्तान के पास है, बट इंडिया को भी एक्सेप्शन है कि हम इसको हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स और चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान ना इसके अगेंस्ट में आवाज उठा रहा है, और पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि मत बनाओ, पाकिस्तान बस बहानेबाजी कर रहा है कि भाई इंडिया ने सही तरीके से यूज नहीं किया इसलिए ये हो रहा है। इंडिया ने जो है इसमें मतलब पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया सही तरीके से पावर प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है, जबकि भारत कह रहा है कि हम तो सब कुछ इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखो इस ट्रीटी के अंदर ना क्लॉजेस भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। मैं आपको पहले वो क्लॉज बता देता हूं, उस पर हम बात करेंगे, चलो अभी बाद में आएगा तब देखेंगे, क्योंकि अब ऐसे ढूंढूंगा ना तो फिर मिलेगा नहीं। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई ये दोनों पावर प्रोजेक्ट जो हैं ये गलत बन रहे हैं। पाकिस्तान इसके लिए क्या कह रहा है, वर्ल्ड बैंक को अप्रोच कर रहा है, कह रहा है कि एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर और इस मैटर को सॉल्व कराओ। भारत ये कह रहा है कि आर्बिट्रेशन पे क्यों जाना, इस ट्रीटी के अंदर ही दिया हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एक न्यूट्रल बंदे को अपॉइंट करो और वो फैसला लेगा। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने का क्लॉज 2.1 ऑफ आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, ठीक है। तो भारत कह रहा है कि आप न्यूट्रल एक्सपर्ट करो, पाकिस्तान कह रहा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन करो। ये पुरानी बात है, ये डिसएग्रीमेंट कंटिन्यू चल रहा था। फिर क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के एक चेयरमैन को प्लस एक न्यूट्रल एक्सपर्ट दोनों को अपॉइंट किया और कहा कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो। अब ये ना टेक्निकल ग्राउंड में बहुत दिक्कत का विषय हो गया है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में क्लॉज है कि आर्बिट्रेशन के थ्रू कोई भी फैसला आएगा ना वो मान्य नहीं है, तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सपर्ट वाली चीजें ही करनी है। लेकिन ये पूरा डिस्प्यूट जो है वो चल रहा था, और इसके बाद भारत ने ना पाकिस्तान को पूरा एक लेटर लिखा था, उसका रिप्लाई अभी रिसेंटली ये बात आई है सामने कि पाकिस्तान ने उसका जवाब भेजा था, और वही अभी ये न्यूज में इंडस वाटर ट्रीटी को ले आया है। और पाकिस्तान सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहा है, पाकिस्तान देखो पकल, दुल एंड लोअर कलनी हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं मरसुरदार रिवर में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर छेनाब की ट्राइब्यूटरी है मरसुरदार रिवर, उसके ऊपर भी पाकिस्तान कंट्रोवर्सी कर रहा है कि भाई ये सही नहीं है, ऐसा है वैसा है। जबकि इंडिया ये सारी चीजें इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग कर रहा है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो रिवर थी उसमें हमें एक्सेप्शंस हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए, और भी कुछ कारण हैं उसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान लो रिपेरियन स्टेट है तो वाटर तो हमारे यहाँ से जा रहा है ना। तो देखो पाकिस्तान भी ऐसा नहीं कि वो बहुत शराफत से पेश आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, फजलिका ड्रेन देखो यहाँ पे, आप देखो ये जो फजलिका ड्रेन है ना, यहाँ पे पानी रोक देता है पाकिस्तान। अब पानी रोकने से क्या होता है कि इधर जो भारत के साइड में ना बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसको लेके भारत कहता है कि भैया हमारे यहाँ बहुत पानी भर जा रहा है, अब ये फजलिका ड्रेन को प्रोसेस को सही करो। तो पाकिस्तान कहता है कि हाँ हम निपटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट कर कुछ नहीं रहा है। तो ये थी इंडस वाटर ट्रीटी का डिस्प्यूट जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में था। इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी ये मैंने आपको बताया, कुछ फैक्ट्स आपको इसके पता होने चाहिए, जैसे कि 19 सितंबर 1960 में ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन किया था। ईस्टर्न रिवर्स आपकी सतलज, बीज, रावी जिसका एक्सक्लूसिव राइट इंडिया के पास है। वेस्टर्न रिवर्स है छेनाब, झेलम, इंडस जिसका एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान के पास है, लेकिन विद एक्सेप्शंस कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में भारत जो है इसका यूज कर सकता है। कैन सेट अप ए सर्टेन इरिगेशन रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स, वेरी लिमिटेड स्टोरेज, डोमेस्टिक एंड नॉन कंजम्पटिव यूज, ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशंस। इंडिया के पास ये राइट्स हैं इसके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का फ्रंट पेज है द हिंदू का। सबसे पहले डाटा प्रोटेक्शन बिल इन मानसून सेशन करके एक आर्टिकल आया हुआ है। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल हमने पहले भी किया हुआ है, बट ठीक है अब कल या परसों इसको फिर से डिटेल में कर लेंगे क्या है डेटा प्रोटेक्शन बिल,
क्यों लाया जा रहा है, मानसून सेशन में इसको पेश किया जाएगा, इसमें 2-3 बार चेंजेस भी हो चुके हैं, तो वो वाली बात है। फिर देखिए अनफेज्ड इंडिया, अनफेजेड इंडिया, अनफेजेड का मतलब क्या होता है, जो किसी से डरता नहीं है। तो अनफेजेड इंडिया टू होल्ड G20 इवेंट इन ले। देखो भाई चाइना जो है ना, लेह में पहले भी बवाल कर चुका है, लद्दाख वाले रीजन में कुछ समय पहले भी। तो लेह में भारत G20 का समिट इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में भी किया था, जिससे चाइना ना खुश हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो लेह में कर रहा है भारत, दिखाने के लिए कि भाई हमारी जगह है, तुम दूर रहो। पर चाइना जो है इसको मिस करने वाला है, पाकिस्तान भी करेगा, बाकी कंट्रीज देखो इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं। इंडिया सेट टू ग्रो बाय 5.9% दिस फिस्कल, IMF ने ऐसा बोला है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर एक फॉरेन पेज का न्यूज है कि 100 फियर्ड किल्ड इन जनता स्ट्राइक्स ऑन म्यांमार विलेज। तो म्यांमार में क्या चल रहा है, कैसे मिलिट्री कूप है, क्या सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस किया ही हुआ है, तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।